Hello, I'm Jayesh and I welcome you to Cool School. Today we are going to see class 6 sixth chapter of history जनपदास एंड महाजनपदास। तो अब तक हमने देखा था वैदिक सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में कि जनपदास क्या थे और महाजनपदास क्या थे। तो इसके एक्सटेंशन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जनपदास है और उनके रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देखेंगे। देन कैसे मगधा एम्पायर उसके ग्लोरी को राइज किया ये भी हम देखेंगे, हाउ द मगधा एम्पायर रोज टू इट्स ग्लोरी। Then there is a one chapter Vedic civilization. It will help you to understand the basic ideas behind the Janpadas. Please go back and watch it. We'll provide a link in the description box and it will appear as a card. Then if you haven't watched previous videos, please go back and watch it. It will help you to understand this series on the history, and the all links of these videos is provided in description box. And we will start the chapter. सो जनपदास जो थे हमने देखा कि विलेज के हेड को ग्रामनी बोलते थे और फिर ऐसे नंबर ऑफ विलेजेस को विश कहा जाता था। उनका विश फॉर्म होता था ग्रुप को और फिर उस ग्रुप के हेड को विशपति कहा जाता था। फिर नाउ दिस नंबर ऑफ विश फॉर्म जना। तो ऐसे जब नंबर ऑफ विश का ग्रुप बनता था उसको जना कहा जाता था और उसके जो हेड को किंग या फिर नृप कहा जाता था और ऐसे सेटल्ड जनास को फिर जनपद कहा गया। एंड अब इसमें से फिर ये जो जनपद थे ये इन्होंने ग्लोरी एक्वायर की, इन्होंने लड़ा और अपना एम्पायर आगे बढ़ाया, फिर इनको महाजनपदास कहने लग गए। तो हमने ये जो चीज थी ये हमने वैदिक सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में देखी भी थी। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज गो बैक एंड रिवाइज। और फिर हम देखेंगे कि जनपदास वेर दिस मेनी स्मॉल स्टेट्स that spread from today's Afghanistan, which is to be northwest of the Indian subcontinent, to the Bengal and Odisha in the east and the Maharashtra in the south. तो इसका जो एक्सटेंट था नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान से स्टार्ट होकर फिर ईस्टर्न साइड में बंगाल तक, उड़ीसा तक और नीचे सदर्न साइड में महाराष्ट्र तक, और अपने महाराष्ट्र पे जो जनपद था जिसका राज चलता था उस जनपद का नाम था अशमक। फिर आगे जनपदास में जो जनपद का नाम है हमें संस्कृत, पाली और अर्धमागधी जो लिटरेचर है उसमें मिलेगा। तो इसका इंफॉर्मेशन हमें संस्कृत, पाली, अर्धमागधी लिटरेचर से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिटरेचर ने इनके नाम कंटिन्यू रखे तब हमको पता चल रहा है कि ऐसे जनपदास एग्जिस्ट करते थे और उनके नाम ऐसे ऐसे थे। फिर इस जनपदास की जो इंफॉर्मेशन है हमें उस टाइम के ग्रीक हिस्टोरियंस के राइटिंग्स में भी मिलती है। और उनका जो गवर्नमेंट का फॉर्म था उस कुछ जनपदास में मोनार्चीज थी और कुछ में रिपब्लिक्स था। तो मोनार्ची क्या होती है, जहाँ पे एक सेंट्रल लीडर होता है और वो ही रूल करता है। और रिपब्लिक में क्या होता है कि लोग एक लीडर को चूज करते हैं और उसके अंडर में या फिर ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं, इसको रिपब्लिक कहा जाता है। तो ऐसे समझ में जो जनपद थे कुछ में गण परिषद थी और ये गण परिषद जो था दिस वाज ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन्स, और ये जो थे एक साथ आते थे और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते थे अपने जन के लिए। और एंड एवरी जनपदा हैड इट्स ओन कॉइन। तो हर जनपद का अपना डिफरेंट कॉइन हुआ करता था, सेपरेट आइडेंटिटी थी उसकी। एंड फिर हम देखेंगे कि महाजनपदास क्या है। तो जो जनपदास जो स्ट्रांग बने आगे जाके और उन्होंने अपना एक एम्पायर था वो एक्सपांड किया, आजू बाजू वाले राज्यों को अपने अंदर समा लिया लड़ाई करके या फिर कुछ अलग और मीन से, डिप्लोमेटिक मीन से, और अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज बढ़ाई, तो उनको महाजनपदास कहने लगे। और ऐसे 16 महाजनपदास थे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कोसला था, वत्सा, अवंती एंड मगधा। तो ये इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे।
फिर आगे हम एक एक करके इन महाजनपदास को जो इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे, क्योंकि जो मतलब हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं है अपने हिसाब से। जो इम्पोर्टेंट है, जिनको हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट प्लेस है, वही हम देखेंगे। तो उसमें से पहला कोसला जो था महाजनपदा, उसको देखेंगे। तो कोसला महाजनपदा, वो उसका जो लोकेशन था आज के उत्तर प्रदेश और नेपाल के पास में, जो हिमालय की फुटेल्स है वहां पे था। हिमालय का जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे था। उसमें से जो फेमस सिटीज थी कोसला में, वो श्रावस्ती, कुशावती और साकेत, ये तीन फेमस बहुत सिटी थी। श्रावस्ती जो थी, ये कोसला महाजनपद का कैपिटल था। इट वाज कैपिटल ऑफ कोसला, कैपिटल ऑफ कोसला एम्पायर। एंड देन गौतम बुद्धा जो थे, इस कोसला एम्पायर में एक बहुत फेमस विहारा हुआ करता था, जेतवन, यहाँ पे, जो कि श्रावस्ती में था। यहाँ पे वो बहुत टाइम के लिए रुके। और जो कोसला किंग प्रसन्नजीत था, वो ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा एंड वर्धमान महावीर। तो कंटेम्पररी क्या होता है? कंटेम्पररी जैसे कि भगवान महावीर और बुद्धा जो थे, वो और प्रसेनजीत एक साथ में उस पीरियड में एक साथ थे, तो उसको वो कंटेम्पररी कहा जाता है। देन लेटर कोसला को जो था, दैट वाज मर्ज विथ मगधा। तो मगध एम्पायर में उसको मर्ज किया गया। इसका मतलब है कि किसी मगध राजा ने इसके ऊपर अटैक किया और इसको इसको जीत लिया। फिर हम आगे देखेंगे जो वत्स वत्स महाजनपद है उसके बारे में। तो इसका जो लोकेशन था, आज का जो इलाहाबाद है उसके पास में प्रयाग था। और यहाँ मतलब यहाँ पे इसका कैपिटल था। और यहाँ पे इसका इसके आजू बाजू में ये था। और आज इलाहाबाद को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज इलाहाबाद को इलाहाबाद नहीं कहते हैं। हाँ, योगी जी ने उसका नाम बदल दिया है, तो वो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और कोसम जो था इसका कैपिटल था। और दैट वाज एंशियंट सिटी ऑफ कौसम्बी। तो कोसम वो वही सिटी है जो एंशियंट इंडिया में कौसम्बी नाम से जानी जाती थी। एंड इट वाज important center for trade. And there was three merchants who were very rich, and they built three viharas for Gautam Buddha and his followers in the Kosambi city. And then King Udayana was contemporary of Gautam Buddha. I told you what does mean by contemporary. Contemporary का meaning क्या होता है वो मैंने आपको बताया. Then after King Udayana, state of Vatsa could not maintain its independent existence for long, and the king of Avanti Mahajanpada conquered the state. So जो अवंती था, उसके अवंती में वत्स जो महाजनपद था वो शामिल हो गया, क्योंकि अवंती के जो किंग था उसने इसको कॉन्क्यर कर लिया। फिर हम अभी देखेंगे अवंती के बारे में। अवंती जो महाजनपद था, ये लोकेटेड था मालवा रीजन। ये मालवा रीजन है मध्य प्रदेश में, आज के मध्य प्रदेश में है। और अवंती का जो कैपिटल था वो उज्जैनी, जो आज का उज्जैन है, जहां पे कुंभ होता है, एक एक कुंभ होता है, उसको, ये इसका कैपिटल था। इट वाज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड। देन द अवंती किंग प्रद्योत, जो किंग था वो प्रद्योत, वाज कॉन्टेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीर। मतलब वो लोग एक ही साथ में एक ही पीरियड में थे। एंड देन ड्यूरिंग द रेन किंग ऑफ नंदीवर्धन, दैट मीन्स कि जब नंदीवर्धन का राज था उस टाइम पे स्टेट ऑफ अवंती वाज मर्ज इनटू मगध एम्पायर। सो मगध एम्पायर ने स्टेट ऑफ अवंती को जीत लिया था और अपने एम्पायर में शामिल कर दिया था। फिर ये एक इम्पोर्टेंट जो महाजनपद था वो मगध, ये बहुत बड़ा एम्पायर था और बहुत इम्पोर्टेंट इसके टाइम पे काम हुए। इसका एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इसका जो मिलिट्री, इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। या फिर इसके जो एम्पायर्स थे या फिर इसके जो रूलर थे उनके बारे में बहुत चर्चा होती है। वो हम देखेंगे अभी कि इसका जो बिंबिसारा का सन था अजातशत्रु, इसने क्या किया कि इसने एक्सपांशन की पॉलिसी कंटिन्यू की। फिर उसने सक्सेसफुली कॉन्क्वर्ड मेनी रिपब्लिक ऑफ द ईस्ट। तो वो नॉर्दर्न साइड में था, तो उसने ईस्टर्न साइड के मेनी जो बहुत सारे जो रिपब्लिक थे, स्टेट्स थे, उनको जीतता गया और उनको अपने राज में शामिल करता गया। द किंगडम ऑफ मगधा प्रॉस्पर्ड ड्यूरिंग रेन ऑफ अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के टाइम पे इसको प्रॉस्पेरिटी आई, मतलब बिजनेस बढ़ा या फिर उसका एम्पायर बढ़ा, उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज बढ़ी। देन ही उसका क्या हुआ कि उसने गौतम बुद्धा को फॉलो करना चालू कर दिया। फिर जब महापरिनिर्वाण हुआ गौतम बुद्धा का, इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन, और उसके टाइम पे हुआ उसके बाद में जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी या फिर संगति हुई थी, वो
राजगृह में हुई थी। एंड Rajgriha was important city of Magadha Empire. So the foundation of the new capital of Patliputra of Magadha was laid during Ajatashatru's period. तो इसने क्या किया कि इसको एक नया कैपिटल चाहिए था, तो इसने उसका फाउंडेशन रखा और उसको उसने पाटली ग्राम में रखा और आगे जाके उसको पाटलिपुत्र भी कहा गया सिटी। Then the noteworthy successor of अजातशत्रु was मगधा किंग शिशुनाग। शिशुनाग जो मतलब उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट रूलर था उसको वो शिशुनाग बना मगधा का। और उसने अवंती को एनेक्स किया, अपन ने देखा, फिर कोसला को भी एनेक्स किया, वत्सा को भी एनेक्स किया और मगधा एम्पायर में इनकॉर्पोरेट किया और मगधा एम्पायर को बढ़ाया। फिर उसके बाद में जो थे वो नंदा रूलर्स आए मगधा एम्पायर में। उन्होंने 364 बिफोर क्राइस्ट ईरा और 324 बिफोर क्राइस्ट ईरा इतने पीरियड में राज किया। और देवर और उन्होंने क्या किया, वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, इतना बड़ा एम्पायर था उनका, तो उसको एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगता है। जैसे अपने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है अभी, वैसे ही उस टाइम पे हुआ, तो उन्होंने वो खड़ा किया। उसके बाद में उनके जो उनका जो मिलिट्री था वो उसमें 4 कॉलम्स थे, जिसमें इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, चैरियट्स थे और एलिफेंट्स थे। तो इन्फेंट्री मतलब जो पैदल चलते हैं, कैवलरी मतलब जो घोड़े से लड़ते हैं, और चैरियट मतलब जो रथ से लड़ा करते थे, और एलिफेंट मतलब उसमें एलिफेंट से भी फाइट हुआ करती थी। एलिफेंट को भी फाइट में यूज किया जाता था या फिर जो लड़ाई थी उसमें यूज किया जाता था। फिर नंदा किंग जो थे उन्होंने स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स सिस्टम भी इनकॉर्पोरेट किया। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो लक्ष्य था या फिर उनका जो ध्यान था उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन पे था या फिर डेली ऑपरेशंस पे था, जैसे स्टैंडर्ड वेट्स। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि कौन से टाइप ऑफ मेजरिंग सिस्टम अपन यूज करते हैं करंट, अभी हम कौन से टाइप ऑफ मेजरिंग सिस्टम यूज करते हैं, आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। उस टाइम पे उन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। फिर जो लास्ट किंग था नंद डायनेस्टी का, वो धनानंद, उसके बारे में एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि धनानंद धनानंद जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग किंग नहीं था, और उसने क्या किया था कि चाणक्य को अपमानित किया था। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके मगध एम्पायर खत्म किया और मौर्य एम्पायर को आगे बढ़ाया। ऐसी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो हम अभी देखेंगे कि जो 16 महाजनपदास थे, तो उसमें से हमें, मैं मैप पे आपको दिखा देता हूँ कि कंबोज था, ये यहाँ पे कंबोज है जो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न में है। फिर गंधारा था, ये मत्स्या, शुसेन, पांचाल, कोसला, माला, वृजी, काशी, अंगा, मगधा, वत्सा, चेडी, अवंती, अश्मका, ये अपना महाराष्ट्र वाला रीजन है जहाँ पे अश्मका करके महाजनपद होता था, उसका अपने महाराष्ट्र पे उस टाइम पे राज। So this was regarding the Janpadas and Mahajanpadas, extended information about them. And I would like to request you, if you like this video, then please hit the like button, share our videos and subscribe our channel. And please go back and visit previous videos, because they will help you to understand this whole series of class 6 history. Thank you.